Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone and welcome to Easy Medical by Dr. Lareb. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी फ़िंगर बेंड पोजीशन में स्टक हो जाए और उसको स्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाए? सो डोंट वरी, इस कंडीशन को हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इसे स्टेनोसिंग टेनोसाइनोवाइटिस कहा जाता है, जो कि हमारी फिंगर्स में मौजूद टेंडन के स्वेल हो जाने की वजह से या इनमें किसी किस्म के नोड्यूल बन जाने की वजह से होती है। मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड ट्रिगर फिंगर से सफ़र करते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम ट्रिगर फिंगर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ट्रिगर फिंगर क्या होती है, इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और हम इस कंडीशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच सकें। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगर फिंगर। सो ट्रिगर फिंगर एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि हमारे फिंगर्स में मौजूद टेंडन्स को इफ़ेक्ट करती है। ऐसे टेंडन्स जो कि हमारी फिंगर्स को फ्लेक्स करते हैं, यानी फिंगर्स को बेंड करते हैं। एज अ रिज़ल्ट जब भी हम फिंगर को बेंड करते हैं तो वो उसी पोजीशन में स्टक हो जाती है और उसको स्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये कंडीशन ज़्यादातर रिंग फिंगर और थंब को इफ़ेक्ट करती है। अगर फिंगर इन्वॉल्व होती हैं तो इसको हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं, और अगर थंब इन्वॉल्व होता है तो ये कंडीशन ट्रिगर थंब कहलाती है। नाउ लेट अस डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द ट्रिगर फिंगर। आए इस डायग्राम की हेल्प से हम ट्रिगर फिंगर की पैथोफिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। सो सबसे पहले तो हमारे जो फिंगर्स के फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं वो हमारी हैंड की पाम वाली सरफेस से पास करते हैं। जैसा कि आप नोट कर सकते हैं कि ये फ्लेक्सर टेंडन्स हैं जो कि एक टेंडन शीट के अंदर से पास करते हैं। जब ये टेंडन्स जो है वो थिक हो जाते हैं किसी रीज़न की वजह से, ये यहाँ पर कोई नोड्यूल बन जाता है, तो ये टेंडन इस टेंडन शीट में से प्रॉपरली ग्लाइड नहीं कर पाते। एज अ रिज़ल्ट जब हम अपनी फिंगर को बेंड करते हैं तो टेंडन के प्रॉपर ग्लाइड ना होने की वजह से वो फिंगर उसी पोजीशन में स्टक हो जाती है या लॉक हो जाती है, और जब हम उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो उसको स्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, या स्ट्रेट करते वक्त एक कैचिंग एंड पॉपिंग साउंड हर्ड होती है। टेंडन शीट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेकिन ट्रिगर फिंगर में मोस्टली जो पार्ट इफ़ेक्ट होता है वो टेंडन शीट का फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, जिसको हम फर्स्ट एनुलर पुली A1 भी कहते हैं, जो कि MCP जॉइंट के लेवल पर होता है। नाउ लेट अस डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ ट्रिगर फिंगर। सो सबसे पहले तो पेशेंट को पेन और टेंडरनेस फील होगी मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट के लेवल पर। इसके अलावा उसकी जो फिंगर है वो फ्लेक्शन पोजीशन में स्टक हो जाएगी, यानी कि बेंड पोजीशन में स्टक हो जाएगी। देन पेशेंट को मॉर्निंग स्टिफनेस फील हो सकती है, यानी कि जब वो सुबह सोकर उठेगा तो उसको ज़्यादा पेन फील होगा, ज़्यादा फिंगर्स के अंदर स्टिफनेस फील होगी। उसकी रीज़न ये है कि जब वो सो के उठता है तो इतने में फ्लूइड जो है वो इन्फ्लेम्ड टेंडन के आसपास बिल्ड हो जाता है और फिर उस टेंडन को मूव करना और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इफ़ेक्टेड एरिया में फ्लूइड के बिल्डअप होने की वजह से स्वेलिंग भी हो सकती है। जब पेशेंट अपनी फिंगर को स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा तो पॉपिंग साउंड हर्ड होगी। इसके अलावा जो इन्वॉल्व फिंगर है वहाँ पर एक पाल्पेबल नोड्यूल बन जाता है। नोड्यूल क्या होता है? एक स्मॉल लंप टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि टेंडन की इन्फ्लेमेशन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से बन जाता है। कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स। सो नंबर 1, ट्रिगर फिंगर आइडियोपैथिक भी हो सकते हैं, यानी विदाउट एनी अंडरलाइन कॉज भी ट्रिगर फिंगर हो सकती है। इसके अलावा ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें फिंगर्स की प्रोलॉन्ग फ्लेक्शन होती है यानी बेंडिंग होती है, उसमें भी ट्रिगर फिंगर का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कोई पर्सन जो है वो लॉन्ग टर्म ब्रीफ केस कैरी करता है, या उसका राइटिंग वर्क ज़्यादा है, या वो टूल्स की ग्रेस्पिंग ज़्यादा करता है, रॉक क्लाइंबिंग हो गई, ये वो एक्टिविटीज़ जिनमें ज़्यादातर फिंगर्स का इस्तेमाल होता है, वो ट्रिगर फिंगर के रिस्क को बढ़ा देती हैं। देन एज भी एक फैक्टर है। 40 to 50s की एज में इसका रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि इस एज में टेंडन्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और उसके वेयर एंड टेयर और इन्फ्लेमेशन का रिस्क बढ़ जाता है। वुमेंस के अंदर ट्रिगर फिंगर का रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। इसकी दो बेसिक रीजंस होती हैं। नंबर 1, हार्मोनल चेंजेस यानी एस्ट्रोजन की फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग मेन्योपॉज, जिसकी वजह से बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड की रिटेंशन हो जाती है, यानी कि फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और उनमें पफीनेस स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से टेंडिंग के स्वेलिंग का रिस्क बढ़ जाता है और ट्रिगर फिंगर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा दूसरी रीज़न ये है कि फ़ीमेल्स ज़्यादातर हैंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में
में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे निटिंग हो गई या हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हो गई, जो कि ट्रिगर फिंगर का रिस्क बढ़ा देती हैं। देन हैंड इंजरीज़ लाइक फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, बर्न या केमिकल इंजरीज़ जो कि स्किन को डैमेज कर दे या अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यूज़ को डैमेज कर दे, वो भी रिस्क को इंक्रीज़ कर देती हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं लाइक डायबिटीज़, रोमाटाइड आर्थराइटिस, एमाइलोइडोसिस। ये वो हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो बॉडी में मौजूद टेंडन्स को इफ़ेक्ट करती हैं, उनको स्वेल करती हैं और ट्रिगर फिंगर का रिस्क बढ़ा देती हैं। एग्जामिनेशन ऑफ ट्रिगर फिंगर। सो हमारी एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है हिस्ट्री टेकिंग से। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू हिस्ट्री टेकिंग। सबसे पहले तो हम कोई भी रीसेंट ट्रोमा है इससे रिलेटेड हिस्ट्री ले लेंगे पेशेंट की कि आपका कोई फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, बर्न तो नहीं हुआ। देन यहाँ पर जॉब का पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ट्रिगर फिंगर यूजुअली ऑक्यूपेशन रिलेटेड भी होता है। देन हम पेशेंट से कुछ सिम्टम्स की हिस्ट्री ले लेंगे कि क्या आपको फिंगर फ्लेक्स करने के दौरान या एक्सटेंड करने के दौरान कोई लॉकिंग या पॉपिंग सेंसेशंस फील होती हैं। देन हम पेशेंट से पेन के बारे में पूछ लेंगे कि आपको पाम में कहाँ पर पेन जो है वो फील होता है। नेक्स्ट आ जाती है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि कुछ ऐसी दूसरी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं लाइक डायबिटीज़ है या कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं लाइक रोमाटाइड आर्थराइटिस, गाउट। ये वो कंडीशन होती है जो कि टेंडन्स के अंदर उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, वहाँ पर स्वेलिंग कॉज करती है और ट्रिगर फिंगर का रिस्क बढ़ा देती है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि डायबिटिक इंडिविजुअल्स के अंदर ट्रिगर फिंगर का रिस्क जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द हेल्दी इंडिविजुअल। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी पेशेंट की असेसमेंट करना, जो कि आप जो है वो पेशेंट को देख के भी असेस करते हैं, उसकी स्किन कंडीशन को, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को। इसके अलावा अगर पेशेंट अपने साथ कोई रिपोर्ट लाया है, एक्सरे रिपोर्ट लाया है, उसको भी आप ऑब्ज़र्व करते हैं, असेस करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। सो सबसे पहले तो जब आप पेशेंट के हैंड को ऑब्ज़र्व करेंगे, आप ये देखेंगे कि उसकी फिंगर फ्लेक्स पोजीशन में यानी बेंड पोजीशन में स्टक होगी। इसके अलावा आप एक्सरे रिपोर्ट के अंदर बोनी प्रोलिफरेटिव चेंजेस भी देख सकते हैं, यानी ओस्टियोफाइट्स जो है वो बिल्डअप हुए हुए होंगे अगर तो पेशेंट रोमाटाइड आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है। उसके बाद आ जाती है पाल्पेशन, जिसमें आप टच करके फील करते हैं। तो जब आप उसकी पाम वाली साइड को टच करेंगे, वहाँ पर आपको एक पेनफुल पाल्पेबल नोड्यूल जो है वो पेशेंट की पाल्मर सरफेस पे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट के लेवल पर फील होगा। नाउ लेट अस डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होती हैं हमारी फिंगर्स जो कि हमारी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में, हमारी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। अपनी इन फिंगर्स की हेल्प से हम अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक ग्रैस्पिंग, होल्डिंग एंड ग्रिपिंग। मैनेजमेंट में सबसे पहले आ जाता है रेस्ट। हमें अपने फिंगर को ओवर यूज़ से बचाना है और रेस्ट करना है ताकि जो टेंडन्स हैं उनको प्रॉपर हीलिंग का टाइम मिल सके। देन इन्फ्लेमेशन और डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए हम एनाल्गेसिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्ट हीलिंग के लिए स्टेरॉयड इंजेक्शंस भी यूज़ किए जा सकते हैं। देन फिज़ियोथेरेपी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिज़ियोथेरेपी में हम डिफरेंट मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हम पेन को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो परफॉर्म करवाई जाती हैं जिससे फिंगर्स की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ की जाती है, हैंड की फंक्शनिंग को बेहतर बनाया जाता है। एट द लास्ट इज सर्जरी। अगर तो पेशेंट फिजियोथेरेपी के सेशंस ले रहा है और मोर देन 6 वीक्स हो चुके हैं और वो सेशंस उसके लिए इफेक्टिव नहीं है तो सर्जरी परफॉर्म की जाती है जिसमें उसके टेंडन शीथ को कट कर दिया जाता है ताकि टेंडन्स जो है वो फ्रीली और स्मूथली मूव कर सकें और फिंगर्स की जो मूवमेंट हो वो स्मूथ हो। लास्ट में हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट और कुछ एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर लेते हैं जिससे हम ट्रिगर फिंगर को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रीटमेंट कॉज पे डिपेंड करती है, हमें सबसे पहले अंडरलाइन कॉज को प्रॉपरली ट्रीट करना होता है। इसके अलावा हम पेशेंट को स्प्लिंट जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं। स्प्लिंट ज़्यादातर रात के वक्त के लिए रेकमेंड किए जाते हैं ताकि पूरी रात फिंगर एक न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन रहे और उसमें अनवांटेड बेंडिंग ना हो।
देन हम कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम हॉट पैक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन कम होती है और टिश्यू की हीलिंग जो है वो प्रमोट होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का यूज़ किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि मसल्स जो है उनमें कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो जनरेट होती हैं, जिससे मसल की स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहती है। देन हम इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। पेन को मैनेज करने के लिए हम टेंस थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम वैक्स थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि टेंडन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और पेन रिड्यूस होता है। एट द लास्ट हम कुछ सिंपल और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज डिस्कस कर लेते हैं, जिन्हें आप अपने घर में भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, और ये इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आप ट्रिगर फिंगर को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है फिंगर स्ट्रेच। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह से आपने अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करना होता है। उस स्ट्रेच को आपने कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो फिंगर्स की टेंडन्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, उसकी स्टिफनेस जो है वो कम होती है। सेकेंड एक्सरसाइजेज टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेज, ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हैंड स्ट्रेट है, उसके बाद आपने हाफ फिस्ट बनानी है, देन फुल फिस्ट बनानी है, और एट द लास्ट आपने फिंगर्स को स्ट्रेट कर लेना है। इन्हीं स्टेप्स को आपने दोबारा से रिपीट करना है। इससे क्या होगा कि टेंडन ग्लाइड होगा और जो उसकी मोबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी। देन थर्ड एंड फोर्थ पे हमारे पास आ जाती है फिंगर स्प्रेड एंड फिंगर लिफ्ट एक्सरसाइज, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से आपने परफॉर्म करना है। इन एक्सरसाइजेस का बेनिफिट ये होता है कि जो हैंड के इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। देन हमारे पास बॉल स्क्वीज एंड रबर बैंड स्ट्रेच एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। ये भी फिंगर के मसल्स को, हैंड के मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं और फिंगर्स की रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करती हैं। हैंड के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और फिंगर्स की रेंज ऑफ मोशन के इंक्रीज़ होने का बेनिफिट ये होगा कि पेशेंट अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको इजीली परफॉर्म कर सकेगा। देन एट द लास्ट हमारे पास आ जाती है फिंगर टिप बेंड एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है कि आपने जो फिंगर है उसको बेंड करना है, थंब के साथ टच करना है और फिर दोबारा से उसको स्ट्रेट कर लेना है। एंड देन आ जाती है रिस्ट बेंड एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है कि पूरी रिस्ट को आपने बेंड करना होता है, उसको होल्ड करना होता है कुछ देर के लिए और फिर दोबारा से आप स्ट्रेट कर लेते हैं। इस बेंड करने की एक्सरसाइज से क्या होगा कि ना सिर्फ टेंडन की मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी बल्कि जो जॉइंट है उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। लास्ट में हम इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने का प्रोटोकॉल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने से पहले अपने हैंड को वार्म अप कर लेना है। वो कैसे कि आप किसी भी वार्म वाटर में कुछ मिनट्स के लिए अपने हैंड्स को सोक कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है जिनको आपने 10 to 15 टाइम्स हर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है और उसमें 10 सेकेंड्स का होल्ड लाजमी देना है। देन एट द लास्ट जब आप एक्सरसाइज करके फ्री हो जाएं तो आपने जेंटली अपने फिंगर्स और हैंड्स को मसाज करना है। याद रहे कि एट अ टाइम सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। आप इन सारी एक्सरसाइजेस में से कुछ 2 to 3 एक्सरसाइजेस जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको डेली बेसिस पे परफॉर्म कर सकते हैं विद प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल। थैंक यू सो मच। होप कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।